फ्रेंड्स, कैसे हो बच्चों? आई होप आप अच्छे होंगे। अब मैं फिजिक्स गुरुजी आशीष वाडिया सर अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। देखो बच्चों, अपन इसमें क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज की अपन में बात कर रहे थे। उसके ऊपर मैं अब तक 10 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। आज उसका लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का, यानी अपना चैप्टर 2 का बच्चों आज लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर अपन कैपेसिटर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस के लिए अपन न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ लास्ट ईयर के न्यूमेरिकल भी मैं इसके अंदर आपको डिस्कस करवाने वाला हूं। साथ ही बच्चों अपन इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको एक जनरेटर के बारे में बताऊंगा, जो कि अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरेटर है, वॉन डी ग्राफ जनरेटर, जिसकी अपन बात करने वाले हैं इसी लेक्चर में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। इसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा आपने अगर मेरी इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियोस देखें बच्चों, तो ही आपको चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए बच्चों टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर्स को। आज के लेक्चर में अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। न्यूमेरिकल आपके सामने है। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है बच्चों, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप पहले एक बार खुद से ट्राई करें। सीरीज पैरेलल का न्यूमेरिकल है बच्चों। जिस तरह से अपन रजिस्टर सॉल्व किए थे वैसे ही अपने को इसको सॉल्व करना है, जैसे अपन रजिस्टर वाले न्यूमेरिकल करते थे 10th क्लास में बच्चों, सेम वैसा ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। मैं 10 सेकंड आपको देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ उसको। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों देखा जाए तो साफ साफ दिख रहा है। मैं इसको सबसे पहले नंबरिंग दे देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि ये मेरा नंबर 1 रजिस्टर कैपेसिटर है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इनको नंबरिंग दे दी ताकि मैं सिर्फ नंबर बोलूंगा तो आप समझ जाओगे मैं कौन से कैपेसिटर की बात कर रहा हूं। अब बच्चों देखा जाए यहाँ पर तो कैपेसिटर नंबर 2 और कैपेसिटर नंबर 3 क्या ये दोनों पैरेलल में है बच्चों? हाँ है ना। कैपेसिटर नंबर 2 और कैपेसिटर नंबर 3 जो है बच्चों ये पैरेलल में है। अगर मैं इनका C इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ, यानी कि इसको अगर मैं C डैश करना चाहूँ, तो क्या बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा फॉर्मूला C1 प्लस C2 हुआ करता था? हाँ है ना, ये अपन जानते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना हुआ करता था बच्चों? C1 प्लस C2। तो यहाँ पर हमारा C डैश हो जाएगा 22 माइक्रो फैरेड। हाँ है ना, जो कि एक ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। ये आंसर नहीं है, अभी शांत रहे, थोड़ा सब्र रखें। ये आंसर नहीं है। अभी हमने इन दोनों को सॉल्व किया और कितना बना लिया भाई, दोनों पैरेलल में दिख रहे थे साफ साफ, तो मैंने इन दोनों को सॉल्व करके इनको एक रजिस्टर बना दिया। तो देखो यहाँ पर 10 माइक्रोफैरेड अपनी जगह वैसे का वैसा ही है। 10 माइक्रोफैरेड वैसा का वैसा ही है। इन दोनों की जगह मैंने एक नया रजिस्टर लगा दिया, इसे हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट यानी इन दोनों को हटा के मैंने छोटा कर दिया, सर्किट को सिंपल कर दिया बच्चों। क्लियर हो रही बात? अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ दोनों रजिस्टर सीरीज में है। अगर ये सीरीज में होते हैं बच्चों तो C इक्विवेलेंट जो अपना निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है? ध्यान रहे, दो कैपेसिटर हैं तो अपन सीधा लिख सकते हैं C1 C2। जिस तरह से अपन रजिस्टर की केस में होता था बच्चों R1 R2 अपन R1 प्लस R2, वैसे यहाँ हो जाएगा C1 प्लस C2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपना हो जाएगा 10 इंटू 22 अपॉन, नीचे आ जाएगा 10 प्लस 22 करोगे तो अपना आ जाएगा 32। नीचे कितना आ जाएगा बच्चों? 32। अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी इसका आंसर होगा बच्चों वही अपना आंसर होगा। तो जाहिर सी बात है डेसिमल में आंसर मिलेगा अपने को। तो अप्रोक्सीमेट अगर निकालना चाहें तो आंसर जो आएगा लगभग 7 पॉइंट के समथिंग कुछ आंसर जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक रिजल्टेंट लगा दिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 7.33। इसको सॉल्व कर लेना, लगभग जो भी आंसर आएगा 16 तो नहीं जाएगा, इतना तो हम पता है क्योंकि 220 है और नीचे 32 है। तो अगर इसको लगभग हम 230 मानते हैं तो अभी 16 तक तो आंसर नहीं जाने वाला। अप्रोक्सीमेट भी अगर आप लोगे तो अभी 60 तो नहीं जाएगा। तो 1122 तो वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपना आंसर डेसिमल में आने वाला है। ठीक है, 2 ऑप्शन बचते हैं अपने पास डेसिमल में। अब 16 तो हो नहीं सकता, आप डिवाइड करके देख लेना, 7 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर जाएगा। तो लगभग जो हमारा आंसर होगा बच्चों वो ये होगा। सिंपल क्वेश्चन था, हमने सबसे पहले सीरीज पैरेलल हमें दिख रहा था, सॉल्व किया,
सर्किट को छोटा करता शुरू कर दिया। सर्किट जितना छोटा कर सकते हैं हम उतना सर्किट को हम छोटा करते हैं बच्चों, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका आंसर अपना 7.33 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, वैल्यू चेंज कर दी। अब देखो इसमें भी हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बच्चों। 10 सेकंड में आपको देता हूँ, 10 सेकंड ट्राई करो इसको एक बार, कुछ मिनट देता हूँ, 1 मिनट देता हूँ, ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ क्या हो सकता है। ए बी सी डी में से आंसर बताओ। ठीक है, चलिए देखो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखा जाए तो अपने को ये दोनों रजिस्टर में नंबरिंग कर देता हूँ। तो ये 1 है अपना, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। हाँ या ना। अब 2 और 3 हमें पैरेलल में दिख रहा है, तो इन दोनों को सॉल्व करके मैंने 1 लगा दिया। अब पैरेलल में तो बच्चों सीधा सिंपल होता है, C1 प्लस C2 कर देते हैं। तो 20 प्लस 20 मैंने कितना कर दिया बच्चों, 40 कर दिया। पैरेलल में है इसलिए। अब मेरा सर्किट छोटा हो गया। अब ये तीनों मुझे सीरीज में दिख रहे हैं। अब तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, तीनों को सीरीज में सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, या तो आप 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करो। एक तरीका तो वो है मेरे पास। या फिर दूसरा तरीका क्या कहता है बच्चों, जो मेरा CAB होगा, यानी जो मेरा C इक्विवेलेंट होगा, उसको निकालने के लिए क्या कहता हूं बच्चों, जब भी मुझे इस तरह का क्वेश्चन मिले, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो। भाई 10-10 दोनों इक्वल है ना बच्चों। तो जब दो कैपेसिटर्स इक्वल मिलते हैं तो हमारा रिजल्टेंट कितना आता है बच्चों, C/N। तो यहां पर इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5। भाई आधा कर देंगे उसका। अब 5 और 40 को आप सॉल्व कर सकते हो, तो यहां पर हो जाएगा 5 इंटू 40 अपॉन 45। तो ये 9 टाइम कट जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 40/9 माइक्रोफैरेड। क्लियर हो रही बात। तो जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन हमें मिलेगा तो हम क्या करेंगे, या तो अपने पास एक तरीका तो ये है, भाई मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, 10 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड सेम सीरीज सेम थे, तो मैंने को C/N वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, और सॉल्व कर लिया। ठीक है, दूसरा तरीका मेरे पास क्या कहता है, जो अपना जनरल फॉर्मूला है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, फिर इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और वही आंसर आएगा। तो सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका अपना वाला ये था, तो मैं इस तरीके को अपनाता हूं जो मैंने यूज किया। ठीक है बच्चों, बस अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पर उल्टा काम करना है। रजिस्टर के केस में हम पैरेलल में 1/C1 प्लस 1/C2 करते थे, यहाँ पर हमें C1 प्लस C2 करना है। सीरीज के केस में वहां पर C1 प्लस C2 करते थे, यहाँ पर हमें उसका उल्टा करना है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है बच्चों। क्लियर हो रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर अपना 40/9 माइक्रोफैरेड हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो रही बात। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो आगे थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया, क्वेश्चन स्टैंडर्ड बढ़ गया थोड़ा सा। अब देखो इसको भी ट्राई करो थोड़ी देर, 1-2 मिनट में आपको देता हूँ, ट्राई करो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। स्क्रीन पोज करके ट्राई करो बच्चों से। चलिए आ जाओ, देखो मैं बताता हूँ। अब देखो इसमें सबसे पहले अपने को जो अपन काम करते हैं, सबसे पहले इसको नंबरिंग दे देते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। क्लियर हो रही बात। अब देखो सिंपल सी बात है, 5 और 6 हमें पैरेलल में मिल रहा है। हाँ यार दिख रहा है साफ साफ, ये पैरेलल में है, तो इसका हो जाएगा, ये 15 का है, ये 75 का है, तो लगभग क्या 15.75 बन जाएगा। ये अपना 15.75 माइक्रोफैरेड बन जाएगा। यस और नो। क्लियर हो रही बात। पैरेलल में था जो। इधर देखो 1 और 2 क्या हमें सीरीज में दिख रहे हैं, तो इसको हटाकर सीरीज में है तो मैं इसको क्या 5 इंटू 3.5 अपॉन 5 प्लस 3.5 अपना हो जाएगा लगभग 8.5। 0.5 से पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 5 से कट जाएगा 1 बचा 3, 17 टाइम। 1 मिनट, हाँ 7 टाइम। और ये ठीक है, तो ये कुछ अपना आंसर बनेगा कि 35/17 समथिंग कुछ जाएगा अपना। ठीक है बच्चों, इसमें कैलकुलेशन ही होती है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन मैच कर लेना, हालांकि हाँ ठीक है 17 ही आना चाहिए। 35/17 अपना हो जाएगा। अब देखो अपने सर्किट को सिंपल कर दिया, इन दोनों की जगह मैंने
8 माइक्रोफेरेड की जगह 8 माइक्रोफेरेड था, ये लगभग 2 से थोड़ा सा बड़ा है, जो 35/17 है बच्चों। ये अप्रोक्सीमेट लगभग 2 के बराबर हो सकता है, 2 से थोड़ा सा बड़ा है ये, तो मैं इसको 2 ही मान लेता हूँ, 2.0 कुछ मान लेता हूँ। समझ रहे हो, 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, तो मैंने लगभग इसको 2 मान ली। तो इसकी जगह मैंने इक्विवेलेंट की जगह मैंने ये लगा दिया। इन दोनों को सॉल्व करके ये मेरा ये कितना लगभग बना 8 के समथिंग। यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 8 ठीक है, ये 1.5 तो 1.5 की तरह ही है, ये थोड़ा सा यहाँ पर सर्किट में इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। ये अपना कितना आएगा बच्चों, 15.75 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमें साफ साफ दिख रहा है 15.75 हो गया, ये अपना 15.75 हो गया, ये अपना 1.5 हो गया। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने को सीरीज में मिल जाएगा, फिर तीनों लास्ट में पैरेलल में मिल जाएंगे। तो ये अपन इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो 15 और 1 यानी लगभग 16 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू जो होगी लगभग 16 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगी। एक मिनट रुको, 5055 अपना 12 13 17 समथिंग जाएगी। ठीक है बच्चों, 17 समथिंग कुछ वैल्यू जाएगी। कैलकुलेट कर लेना जो भी अपन, एक मिनट, इसको अपन सीरीज में है ना यार, अपन पैरेलल यूज कर रहे हैं। एक मिनट जाओ, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले अपन एक बार। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा लगभग कितना आएगा, तो अपन लिख देंगे 1.5 इंटू 15.75 डिवाइड बाय, इनको ऐड करके इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा और फिर तीनों को ऐड कर देंगे सिंपली, तो जो भी मुझे आंसर मिलेगा बच्चों वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो सर्किट को सिंपल करना है हमें, बाकी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ अपने पास कैलकुलेशंस आती हैं, तो हमें सिर्फ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, बाकी तरीका सिंपल है, जो जो हमें दिखता जाए वो हमें करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें मेरे जो आंसर बन रहा है वो 11.3 माइक्रोफैरेड के समथिंग बन रहा है। आप एक बार फिर भी चेक कर लेना कैलकुलेशन क्या आती है। ठीक है, पॉइंट में आएगा इतना तो कंफर्म है, क्या आता है वो आप एक बार देख लेना, 11.3 समथिंग कुछ आंसर बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कैपेसिटर है, उसमें अलग अलग मीडियम प्लेस किए हुए हैं, K1 K2 K3, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। K1 मीडियम की थिकनेस आपको दे रखी है d/2। एरिया प्लेट का अगर हम A मानते हैं तो K2 और K3 के लिए भी डिस्टेंस हमारी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये डिस्टेंस हमारी d/2 है। प्लेट का एरिया हमारा कितना है, A है। इसमें देखो बच्चों, एरिया भी आधा हो गया और डिस्टेंस भी आधी हो गई, हाँ या ना? ठीक है, दोनों के लिए हमारा जो एरिया है वो आधा आधा है, हाफ है। ठीक है, कंप्लीट प्लेट का जो एरिया था उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी कैपेसिटी निकाल लेता हूँ। इस अकेले प्लेट की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर रखी है मैंने। ये देखो यहाँ पर ये कैसे बना, मैं पहले कैपेसिटी कैलकुलेट करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं C1 कैलकुलेट किया, K1 के लिए जो कैपेसिटी थी वो मैंने C1 के लिए कैलकुलेट कर ली थी। अपना ε0 A ε0 D/2 है, तो D/2 ऊपर चला जाएगा और K1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई अपना जो कैपेसिटी होती है बच्चों वो K टाइम बढ़ जाती है। डाइलेक्ट्रिक के प्लेस करने से हमारी कैपेसिटी पे क्या फर्क आया, K टाइम बढ़ गई। तो यहाँ पर A ε0 D तो था ही सही, D यहाँ पर D/2 था, तो मैंने भी यहाँ पर D/2 कर दिया, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये अपना कैपेसिटी C1 आ गई। सेम ऐसे कैपेसिटी C2 निकालेंगे तो C2 हमारे पास हो जाएगा, देखो इसमें A/2 था और D/2 था, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा कैपेसिटी मिल जाएगी। ऐसे कैपेसिटी हमारे 3 की मिल जाएगी। तीनों के लिए हमने कैपेसिटी निकाल ली। अब ध्यान देना बच्चों, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, अगर हमारी डिस्टेंस डिवाइड होती है, जैसे देखो यहाँ पर मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, K2 K3 को कंबाइन में ले रहा हूं मैं, K2 K3 कंबाइन में है, तो देखा जाए तो दोनों के लिए क्या एरिया बराबर है।
एरिया बराबर है तो बच्चों का चार्ज बराबर होगा। भाई जितना चार्ज इन दोनों को मिला टोटल मिला के K2 K3 को मिला, क्या उतना ही चार्ज K1 को भी मिल रहा है। इसका मतलब चार्ज सेम है तो वोल्टेज डिवाइड होगी, और वोल्टेज डिवाइड होती है बच्चों तो इस केस में ये अपने सीरीज, तो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर C2 C3 जो है बच्चों वो सीरीज में चला जाएगा अपना, और ये अपना पैरेलल में चला जाएगा। मतलब अपने को करना क्या है, अपन सॉल्व कैसे करेंगे, पहले C2 C3 को सॉल्व कर लेंगे, सीरीज में है तो C2 C3 को सॉल्व, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है बच्चों। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे C2 C3 को पहले सॉल्व कर लेंगे तो ये अपना बन जाएगा दोनों वैल्यू, तो इसको मैं K2 और C कह देता हूं, इसको भी मैं क्या कह देता हूं K2 K3 C कह देता हूं। यहां पर ये देखो अपना ये अपना हो जाएगा K1 बाय 2C। भाई मैंने K एप्सिलॉन नॉट बाय C को C कह दिया। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं सिंपली। सबसे पहले मैंने C1 C2 को सॉल्व किया तो ये अपना हो जाएगा, देखो यहां पर K2 K3 C स्क्वायर अपॉन K2 प्लस K3 इंटू C। होगा कि नहीं होगा भाई, मैंने C कॉमन ले लिया तो एक C से एक C कट जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इनकी जो अपना आंसर निकल कर आया बच्चों वो निकल कर आया K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 इंटू C। ये हमारा इक्विवेलेंट निकल कर आया इसका। अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारा जो नेट निकल कर आएगा, यानी जो CAB निकल कर आएगा बच्चों, वो कितना निकल कर आएगा, देखो C1 की कैपेसिटी अपनी हो जाएगी K1 या 2K1C कर देता हूं, प्लस ये अपना हो जाएगा पूरा ऐसा कैसा K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 और ये C। तो यहां से आप C को कॉमन ले लोगे तो ये अपना बन जाएगा 2K1 प्लस K2 K3 और ये अपना बन जाएगा K2 प्लस K3। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। समझ रहे हो बच्चों, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अपना फाइनल आंसर निकल कर आया 2K1 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3, यानी कि इतने टाइम हमारी कैपेसिटी बढ़ गई नॉर्मल से। यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल कैपेसिटी को हम लिख देंगे A एप्सिलॉन नॉट बाय D। समझ रहे हो, ये हमारा नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों, क्वेश्चन सिंपल सा था। एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, जब हमें डायलेक्ट्रिक्स दिए जाते हैं, डिफरेंट डायलेक्ट्रिक्स जब हमें दिए जाते हैं तो वो हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे डिस्टेंस अगर डिवाइड हो रही है तो पैरेलल में याद रखना है, एरिया डिवाइड होता है तो उन्हें सीरीज में कर देना है। क्लियर हो रही बात, समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े, क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ पर आगे अपना लास्ट कैलकुलेट कर ही लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, वह अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। अब 1 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 1200 वोल्ट सप्लाई एज शोन इन फिगर। आपको फिगर में दो कैपेसिटर दिख रहे हैं C1 C2, एक 1 माइक्रोफैरड का है बच्चों, एक 2 माइक्रोफैरड का है, V वोल्टेज से कनेक्टेड है। आपसे पूछा गया है ईच कैपेसिटर पर आपसे चार्ज पूछा और वोल्टेज पूछा है, यानी कि आपसे Q एंड V पूछा है। क्या पूछा है बच्चों आपसे? इसके ऊपर V पूछा है, मतलब इसके ऊपर मान लेता हूं V1 है, इसके ऊपर मान लेता हूं V2 है, और दोनों के ऊपर चार्ज पूछा है। चूंकि सीरीज में है तो चार्ज सेम आना चाहिए, हाँ या ना बच्चों? तो ये चीज आपसे पूछी है पहले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है द चार्ज कैपेसिटर आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड फ्रॉम द ईच अदर।
ठीक है, और फिर उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है। फिर आपसे पूछा है फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो पहले अपन ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए पार्ट की। तो अपने को सबसे पहले V1 V2 निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है सीधा सा। देखो यहाँ पर मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगा रहा हूँ। वोल्टेज डिवीजन रूल का फायदा आपको यहाँ समझ में आएगा। हमें फॉर्मूला याद है कि भैया जो वोल्टेज होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सी के। तो हमारी जो V1 है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो हमारी V1 है वो किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, वो 2 माइक्रो यानी C2 पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है 2 बाई टोटल इंटू 12,000, लगभग अपने वोल्टेज आ जाएगी 800। सिमिलरली V2 जो हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला ये रहा, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी लगभग 400। मतलब इसको कितनी वोल्टेज मिली, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आई 800, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई बच्चों 400। क्लियर हो रही है मेरी बात। हमने फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर लिया सीधा वोल्टेज डिवीजन रूल से। अब ध्यान दो, मुझे यहाँ पर क्या चार्ज भी निकालना था। चार्ज का फॉर्मूला क्या था अपना C1V1 प्लस C1V1। तो C की जगह C की वैल्यू रख दी, V1 की जगह V1 की वैल्यू रख दी, माइक्रो को मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो लगभग आ जाएगा 0.8, ठीक है 0.8 मेगा, ठीक है सॉरी मिली है, ये मेगा नहीं मिली है, 10⁻³ ठीक है बच्चों। वैसे यहाँ पर Q2 हमारा हो जाएगा C2V2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लगभग सेम, देखो ऑटोमेटिक आपको सेम वैल्यू मिल गई, मिली नहीं मिली। तो हमने यहाँ पर वोल्टेज पूछी थी और हमने से चार्ज पूछा था। पहला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमने कैपेसिटर को पहले चार्ज किया, चार्ज करके हमने उसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लिया, उसके अक्रॉस चार्ज निकाल लिया। अब ध्यान दो, क्वेश्चन बी क्या कह रहा है, क्वेश्चन बी कह रहा है कि हमने इसको सप्लाई से कनेक्ट करके आपस में कनेक्ट कर दिया। अब आपस में कनेक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है ये जो अपना 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है बच्चों, ये भी चार्ज है। कितनी वोल्टेज से चार्ज है, तो ये 800 वोल्ट से चार्ज है। स्टार्टिंग में कितनी वोल्ट से चार्ज है, ये 800 वोल्ट से चार्ज है। और ये वाला जो कैपेसिटर है अपना, ये 400 वोल्ट से चार्ज है। दोनों के ऊपर चार्ज अभी फिलहाल में सेम है, तो इसके ऊपर भी क्यू था, इसके ऊपर भी क्यू था। दोनों को जैसे ही कनेक्ट करोगे, चूंकि वोल्टेज अलग अलग है, तो हायर से लोअर की तरफ चार्ज फ्लो होने लगेगा, तो चार्ज चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मान लेता हूँ Q1 डैश हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं Q2 डैश हो जाएगा। कब तक होगा बच्चों, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, हाँ है ना। इस पोटेंशियल को हम क्या कहते थे बच्चों, कॉमन पोटेंशियल। याद करो, दो चार्जेस अलग अलग, एक पे Q1 चार्ज, एक पे Q2 चार्ज था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते थे कब तक, जब तक कि पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। अगर हम कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता था। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, C1 की जगह C1 रख दिया, V1 की जगह V1 रख दिया, C2V2 टोटल अपना हो जाएगा, लगभग आया अपने पास 533.33 वोल्ट आया, लगभग में, अप्रोक्सीमेट है ये। अब देखो यहाँ से अगर मैं चार्ज निकालना चाहूँ तो पहले वाले पे चार्ज कितना आया, वैल्यू पुट कर दो C1V से, दूसरे वाले पे चार्ज कितना आया C2V। दोनों को ऐड अगर करते हैं बच्चों तो लगभग आता है 1599.99, यानी कि लगभग आप इसको 0.16 मिली गुलाम कह सकते हो, लगभग आप इसको 0.16 कह सकते हो, जो कि अपना स्टार्टिंग में इनिशियल चार्ज ही बच्चों अपने पास इतना ही था। देखो अगर मैं इनिशियल चार्ज की बात करूं तो 0.8 है क्या, इनकी 0.16 हो गया, तो अपने पास फाइनल चार्ज ही बच्चों उतना ही आना चाहिए। इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा चार्ज कंजर्व्ड है और हमारा आंसर भी करेक्ट है। समझ रहे हो बच्चों। तो क्वेश्चन याद करो अपने, तो इसके ऊपर बच्चों नीट में क्वेश्चन बने हैं। ध्यान रखना बच्चों, कैपेसिटर इतना स्ट्रॉन्ग करना है अपने को, कोई कैपेसिटर पे एक क्वेश्चन हर बार नीट में बन ही रहा है, हर साल एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर आता ही आता है, कंफर्म है। तो और किस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, जनरली इस पैटर्न पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करने के ऊपर, कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करने के ऊपर, ठीक है। यानी कि कॉमन पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन अपने ऊपर ज्यादा बने हैं, एनर्जी लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बने हैं। क्लियर हुई बात। तो अपने को इस पैटर्न पे ध्यान देना है। क्लियर हो रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया, तो यहाँ पर अपना आगे क्वेश्चन देखो, नीट 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रखा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेरेड इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोटेंशियल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ। ध्यान देना बच्चों, आपसे क्या कहा गया है, आपसे पोटेंशियल चेंज की रेट आपको दे रखी है उसने, मतलब आपको dV/dt दिया हुआ है। क्या कि भैया जो पोटेंशियल है ना वो चेंज हो रहा है, कितनी रेट से चेंज हो रहा है साहब, 3 वोल्ट
पर सेकंड से चेंज हो रहा है। यही ट्विस्ट है और कोई भी ट्विस्ट नहीं है क्वेश्चन में। आपसे पूछा है द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड बी। अब बच्चों देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट अभी आपने पढ़ी नहीं है, इसको आप आगे पढ़ोगे है। और कंडक्शन करंट वगैरह आप जानते ही हो, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट फ्लो होती है, तो अपन नॉर्मल करंट कैलकुलेट करते हैं, कंडक्शन करंट जो हमें पता है। ध्यान रहे बच्चों, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों सेम होती है कैपेसिटर के केस में। ध्यान रहे दोनों चीजें जो होती है वो सेम होती है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब ध्यान दो बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू CV होता है। अगर मैं यहां से करंट निकालना चाहूं तो करंट का फॉर्मूला क्या dQ/dt होता है बच्चों, हाँ या ना। अब सोचो, आप खुद सोचो, मेरे पास dQ/dt मुझे बनाना है तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब सोचो अगर इसको डिफरेंशिएट किया है तो इसको भी तो करना पड़ेगा, वरना ये नाराज हो जाएगा। C तो हमारा कांस्टेंट है, तो हमने Q को किया तो dQ/dt हो गया, तो वो तो हमारा करंट बन गया। इसको करेंगे, C हमारा कांस्टेंट है, dV/dt हो जाएगा। अब देखो बच्चों, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, C की वैल्यू हमें दे रखी है 20 माइक्रोफैरड, dV/dt हमें दे रखा है 3, वैल्यू पुट करी तो आंसर आ गया 60 माइक्रो एम्पियर। दोनों सेम है तो दोनों आंसर सेम होंगे। अब अगर मैं बिना सॉल्व के भी आंसर बताता, बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि दोनों चीजें सेम होती तो भी मेरा आंसर बी था, बिना कोई कैलकुलेशन की। मुझे कोई कैलकुलेशन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, अगर करवाना चाहो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन में साफ दिख रहा है कि हमारा आंसर जो है वो 60 माइक्रो का। हाँ, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता था कि 0 होगा कि 60 होगा, उसके लिए मैं सॉल्व करना था। ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 2019 का, लेटेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ उसने पोटेंशियल चेंजिंग की रेट आपको दे दी, करंट आपसे कैलकुलेट करवाइए। ठीक है बच्चों, अच्छा इस फॉर्मूले को आप आगे ध्यान रखोगे, एसी में अपन इस फॉर्मूले को बहुत यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को अपन एसी में बहुत यूज करेंगे, सो ध्यान रहे, वहां पर अपन इसको डेराइव भी करेंगे। ये डेराइव इतना बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसका आंसर 60 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 2018 का, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज Q एंड एरिया A। पहले करवा चुका हूं बच्चों इस डिस्टेंस पे। हमारा जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। कैसे नहीं करता, याद करो, कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था अपना, σ/ε0 आया था। अरे हाँ या ना बच्चों, आया था। अगर मैं यहां से इसको लिखना चाहूं तो क्या Q/A/ε0 लिख सकता हूं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। अगर फोर्स निकालूंगा, अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो भाई, एक Q की जगह Q² हो जाएगा, एक टेस्ट चार्ज और आ जाएगा अपॉन A/ε0। अब बता दो मुझे इस फॉर्मूले में डिस्टेंस कहाँ दिख रही है आपको। तो हमारा जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, ध्यान रहे, ये बात अपने को ध्यान रखना है। पोटेंशियल करता है और कैपेसिटेंस करता है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता बच्चों। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। बच्चों आप एक चीज नोटिस करना, जो क्वेश्चन अपने एग्जाम में आए हैं उसमें कैलकुलेशन पार्ट बहुत कम होता है। अगर आप अनवांटेड कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो अपने क्वेश्चन के, आपसे क्वेश्चन में अनवांटेड कैलकुलेशंस बढ़ रही है, तो समझ जाओ आपने कोई गलत तरीका यूज किया है। नीट कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देती, या नीट के एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता जिसमें कैलकुलेशन भारी हो या बड़ी कैलकुलेशन वो आपको देगा, नहीं देता। कैलकुलेशन मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, जितनी मिनिमम कैलकुलेशन पॉसिबल हो सकती है वो उतनी मिनिमम कैलकुलेशन ट्राई करवाता है। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों ये अपना आंसर होगा, क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 होते हैं। जेई में जरूर कैलकुलेशन पोर्शन बढ़ता है, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ता। आगे देखो 2017 का क्वेश्चन देखो बच्चों, अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड द अनदर अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। एक अनदर कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। अब आपसे पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी सिस्टम की। अब देखो सिंपल सी बात है, हमने पहले कैपेसिटर को चार्ज किया बच्चों, तो कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं, सपोज मानो बैटरी की एनर्जी कितनी थी बच्चों, EV एनर्जी या QV एनर्जी थी, कैपेसिटर को कितनी मिलती थी बच्चों, 50% एनर्जी मिलती थी, हाँ या ना। अब सोचो आपने बैटरी को रिमूव कर दिया, 50% एनर्जी से वो कैपेसिटर चार्ज था, उसको कनेक्ट कर दिया आपने
अनोदर अनचार्ज कैपेसिटर से, वो भी किस में बच्चों, पैरेलल में। तो वो अपनी एनर्जी उसको देगा, जाहिर सी बात है एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी बाय फैक्टर 2, है ना। अरे आधी हो जाएगी ना एनर्जी यार। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। कैलकुलेशन पार्ट था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिंपल कैलकुलेशन भी हमें नहीं करनी थी, सिर्फ हमें को माइंड में कुछ चीजें करनी थी। फिर सिंपल सी बात है, हमने बैटरी से कनेक्ट करता है तो 50% एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, 50% एनर्जी लॉस हो जाती है। 50% एनर्जी से वो चार्ज हुआ है, उससे आप दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करोगे बच्चों तो 50-50 एनर्जी डिवाइड हो जाएगी, समझ रहे हो। आइडेंटिकल कैपेसिटर का मतलब होता है दोनों सेम रेट के हैं, लगभग सेम प्रोसीजर है। क्लियर हो रही है बात। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा डिक्रीज बाय फैक्टर 2। चलिए आगे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, AIPMT 2016 का क्वेश्चन है। 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को हमने चार्ज किया बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से हमने इसको चार्ज किया बच्चों। फिर हमने S स्विच को पोजीशन B पर स्विच कर दिया। आपसे पूछा है एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डिसिपेटेड का परसेंटेज पूछा है आपसे, मतलब कितनी एनर्जी लॉस होगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या कहा गया बच्चों, पहले तो हम इस वाले सर्किट को सॉल्व करते हैं। ये वाली ब्रांच अभी फिलहाल सर्किट में नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली सर्किट ब्रांच सर्किट में है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब आपने इसको V वोल्ट से चार्ज किया बच्चों, तो एनर्जी कितनी दी आपने इसको, CV स्क्वायर एनर्जी इसके पास थी, तो इसको कितनी मिलेगी कैपेसिटर को। तो हम पहले तो U इनिशियल लिख देते हैं अपनी। तो U इनिशियल अपनी कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ C1 V स्क्वायर, हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 माइक्रोफेरेड यानी कि ये लगभग आ जाएगा 10⁻⁻6 V स्क्वायर, हाँ या ना। क्या इतनी एनर्जी हो जाएगी। ध्यान, अभी जो क्वेश्चन अपन ने किया था सेम वैसा ही था। तो इतनी एनर्जी इसको मिली, समझ रहे हो, इसको 10⁻⁻6 V स्क्वायर एनर्जी मिली। अब ध्यान देना, अब उसने क्या किया, स्विच को ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको हटा दिया यहां से। तो हमारा ये वाला सर्किट यानी कि बैटरी हमारे सर्किट से हट गई। अब ये हमारा जो चार्ज कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर है बच्चों, वो हमारे लिए एज अ बैटरी ट्रीट करेगा 8 माइक्रोफेरेड के केस में। अब वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी उसको देगा, यानी कि वो उसको चार्ज करने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो। यानी कि अब ये एज अ बैटरी ट्रीट करेगा सर्किट में। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो इधर यहाँ पे फर्स्ट केस में हमने इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली, तो वो कितनी आई थी अपने पास बच्चों, 10⁻⁻6 आ गई। अगर मैं जब दोनों कैपेसिटर को जोड़ता हूं तो लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है बच्चों, क्या वो इतना होता है। फॉर्मूला अपने पास लॉस ऑफ एनर्जी का ये होता है। तो अगर अपन लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास लॉस, जब हम इससे कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास कितनी एनर्जी का लॉस होता है, तो वो इतनी एनर्जी का लॉस होता है। अब हमसे एनर्जी लॉस नहीं पूछा, हमसे परसेंटेज पूछी है। क्या पूछी है बच्चों, परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों डेल्टा U अपॉन U इनिशियल। तो अपन इनिशियल के रेस्पेक्ट में तो बात करेंगे इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, इसको डिवाइड करोगे U आई से, तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट जाएगा, इंटू 100 करोगे तो ये अपना लगभग आंसर आ गया बच्चों 80%। यानी कि ध्यान देना इस चीज को, सोच समझना इस बात को। अगर हमने एक कैपेसिटर को चार्ज किया, ठीक है, फिर उस कैपेसिटर को हम यूज कर रहे हैं दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, तो कितना लॉस होता है बच्चों एनर्जी का, 80%। कितना लॉस होता है वो इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग था। अगर कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा तो लॉस भी चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, कंसेप्ट पकड़ो इस चीज का, लॉस के ऊपर ध्यान दो। कैपेसिटर से अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो एनर्जी लॉस होती है, कितना परसेंटेज लॉस होता है वो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हो रही बात, यानी कि 80% एनर्जी मेरी बेकार जा रही है, ये हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, समझ रहे हो बच्चों, हीट की फॉर्म में ये एनर्जी डिसिपेटेड हो जाती है। क्लियर हुई बात, तो इसका आंसर हो जाएगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी देखो सेम वही क्वेश्चन है, फोर्स के ऊपर क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटी ऑफ डिस्टेंस सेपरेशन प्लेट डी, ठीक है। आपसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा है बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। अब आपसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो अपने पास सीधा सा फॉर्मूला होता है, ई जो होता है, मैं एक प्लेट के कारण बात कर रहा हूं बच्चों, एक प्लेट के कारण कितना फोर्स लगता है, Q/2 एप्सिलॉन या सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट,
तो फोर्स यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। बात कर चुके हैं पहले अपन। अब क्यू की जगह अपन सी भी रख सकते हैं, और सी का फॉर्मूला अपना क्या होता है बच्चों, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सी डी। अब देखो यहाँ पर क्यू की जगह क्यू की वैल्यू रख दी सी स्क्वायर वी स्क्वायर, और ए एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी। तो मैंने यहाँ पर क्यू की जगह क्यू की वैल्यू रख दी, ए एप्सिलॉन नॉट की जगह ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी। सी से सी कट जाएगा तो अपना आंसर निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, इसमें भी कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, सिंपल कैलकुलेशन थी। बच्चों को सिर्फ ऑप्शन और उसने कंफ्यूज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये अपने कैपेसिटर पे लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस किए। इसी पैटर्न पे जनरली क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब अपन आगे बात करते हैं बच्चों 1D ग्राफ जनरेटर की, जो कि अपना अगला टॉपिक है। देखो बच्चों 1D ग्राफ जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जो कि पहली बात तो ये स्टैटिक मशीन है। कैसी मशीन है बच्चों, ये स्टैटिक मशीन है, एक जगह स्टेबल रहती है, मूव नहीं कर सकती। क्या यूज होता है बच्चों, इससे हम हायर डीसी वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। इस जनरेटर की खास बात यह है, जनरेटर का मतलब हो गया बच्चों एक तरह से जनरेट करने का काम करेगा, तो इससे हम हायर डीसी वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। कितनी, लगभग 5 मेगा वोल्ट तक। समझ रहे हो बच्चों, यानी कि लगभग हम इसको 5 × 10⁶ वोल्ट तक डीसी वोल्टेज से हम जनरेट कर सकते हैं। मैक्सिमम है ये, अभी तक के जो मॉडर्न जनरेटर जो बन रहे हैं उसमें हम इतना वोल्टेज तक हम इसमें जनरेट कर सकते हैं। बनाने वाले कौन थे, इनको जो इसके इन्वेंटर थे बच्चों वो थे रॉबर्ट जे वॉन डी ग्राफ। इनके नाम पर ही जनरेटर का नाम भी क्या रख दिया गया बच्चों, 1D ग्राफ जनरेटर। पिक में आपको दिख रहा होगा, दिखने में कुछ ऐसे दिखते थे, आप भी देख लो। इनकी बदौलत ही अपन डीसी जनरेटर बना पाए, 1D ग्राफ जनरेटर इन्होंने बनाया है। इनके नाम पर ही जनरेटर का नाम भी क्या रख दिया गया बच्चों, 1D ग्राफ जनरेटर। इसके ऊपर भी बच्चों अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड के बिहाफ पे देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा 1D ग्राफ जनरेटर। अब बात करते हैं इन्होंने सोचा कैसे, क्या इनका कंसेप्ट था, सोचने का विचार क्या था इनका। तो जनरेटर दिखता कैसे, पहले मैं आपको जनरेटर की कंस्ट्रक्शन बता देता हूं। तो जनरेटर कुछ इस तरह से दिखता है, एक बड़ा सा मेटल स्फीयर होता है, ये आपके पास एक मेटल स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्टैंड पर लगा हुआ होता है, ठीक है। यहां से ये देखो, यहां पर ये एक अपना बड़ा सा स्फीयर हो गया, मेटल स्फीयर हो गया, मेटल या मतलब एक एल्यूमिनियम स्फीयर ले लिया आपने, ये अपना स्टैंड हो गया जो वहां दिख रहा है। इस स्टैंड के अंदर क्या होती है बच्चों, 2 पुलिस लगी हुई होती है। इन्होंने पुलिस के ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट होती है, ये हमारी कन्वेयर बेल्ट है। इस पुली को चलाने के लिए यहाँ से मोटर कनेक्टेड होती है, मोटर से हम पावर सप्लाई के थ्रू मोटर को चलाते हैं। तो जब मोटर चलती है बच्चों तो ये कन्वेयर बेल्ट ऊपर घूमती है, और ये जो छोटा स्पेयर है यानी कि जो हमारी पुली होती है स्मॉल स्पेयर की तरह ट्रीट करती है, और ये हमारा बड़ा है, ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो होता है बच्चों, ये कलेक्टिंग ब्रश इमीटर कलेक्टिंग ब्रश होता है, ये हमारा इमीटर ब्रश है, ये जो दिख रहा है आपको, ये ब्रश होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं बच्चों इमीटर ब्रश, ईबी। इसे बोलते हैं हम कलेक्टर ब्रश, ये जो ब्रश हमारा होता है ये हमारा होता है कलेक्टर ब्रश। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन तो आपके सामने देखिए भाई, 2 स्पेयर होते हैं, एक बड़ा स्पेयर होता है, एक छोटा स्पेयर होता है। प्रिंसिपल सीधा सा है, हम बड़े स्पेयर को चार्ज देते हैं, वो छोटे स्पेयर पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे ही बड़े स्पेयर पर चार्ज बढ़ने लगता है, पोटेंशियल भी बढ़ने लगता है, सीधा सा प्रिंसिपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, इनका सोचना सिर्फ इतना सा था। तो कंस्ट्रक्शन समझ लो पहले अच्छे से। एक बड़ा स्पेयर होता है, उसके अंदर एक पुली लगी हुई होती है, ठीक है। पुली के ऊपर कन्वेयर 2 पुलिस होती है जिनके ऊपर कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। इस कन्वेयर बेल्ट को चलाने के लिए हमें मोटर की रिक्वायरमेंट होती है, मोटर से हम इस कन्वेयर बेल्ट को चलाते हैं, ठीक है। 2 ब्रशेज लगे होते हैं, एक हमारा इमीटर ब्रश होता है जो क्या करता है बच्चों, चार्ज को इमिट करने का काम करता है। इमीटर ब्रश यहाँ पर क्या काम करता है, चार्ज को इमिट करने का काम करता है। कलेक्टर ब्रश क्या करता है, चार्ज को कलेक्ट करता है और उसको कहाँ भेज देता है, आउटर सरफेस पर। आउटर सरफेस पर चार्ज इकट्ठा होने से क्या होता है, वोल्टेज बढ़ती है, जिसे हम वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर कर लेते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो ये हमारे पास सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन थी बच्चों। अब ये काम कैसे करता है, देखो प्रिंसिपल में समझाता हूं आपको। तो होता क्या है, हमने यहां से बैटरी के थ्रू, ये बैटरी के थ्रू हम चार्ज देते हैं। तो सबसे पहली बात तो अपने को ध्यान क्या रखनी है कि हमारे जो ब्रशेज है ना बच्चों, जो ब्रशेज हैं वो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, नुकीले होते हैं आगे से। नुकीले रखने का फायदा क्या होता है बच्चों,
क्योंकि जाहिर सी बात है एरिया कम कर दोगे तो चार्ज ज्यादा इकट्ठा होगा। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद करो कंडक्टर में। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिक्रीज करते हैं तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। तो नुकीले हिस्से रखने से फायदा क्या हुआ, चार्ज ज्यादा इकट्ठा होगा। सिरों पर चार्ज ज्यादा इकट्ठा होगा तो हम क्या करते हैं, बैटरी से प्लस चार्ज लेते हैं। इमिटर ब्रश क्या करता है, उसको बेल्ट पे इमिट कर देता है। ये चार्ज ऊपर जाते हैं, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये चार्ज ऊपर जाते हैं। इस तरह से ये चार्ज हमारे पास ऊपर पहुंचते हैं और छोटे स्पेयर पर इकट्ठे होते हैं। कलेक्टर ब्रश क्या करता है, इनको कलेक्ट करके सीधा सरफेस पर पहुंचा देता है। स्टार्टिंग में बाहर वाली सरफेस पर कोई चार्ज नहीं था तो इसका पोटेंशियल भी जीरो था। इसके ऊपर चार्ज था तो इसका पोटेंशियल नॉन जीरो था, मतलब ये अपना हायर पोटेंशियल हुआ और ये अपना लोअर पोटेंशियल हुआ। तो चार्जेस हायर से लोअर की तरफ फ्लो होना शुरू करते हैं। जैसे जैसे बड़े स्पेयर पर चार्ज आने लगता है पोटेंशियल बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यही इसका प्रिंसिपल था कि हमने क्या किया, छोटे स्पेयर को हम चार्ज देंगे, चार्ज बड़े स्पेयर पे आएगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा हमारा पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा और इसके थ्रू हम हायर पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। सोचने का कंसेप्ट सिंपल सा था, हमने छोटे को चार्ज दिया, छोटा हायर पोटेंशियल पे बन जाएगा, बड़ा लोअर पोटेंशियल पे कैलकुलेट लोअर पोटेंशियल पॉइंट कहलाएगा। हायर से लोअर पे चार्ज फ्लो होने लगेगा अपने आप ही, तो अपने आप चार्ज बड़े स्पेयर पे इकट्ठा होने लगेगा और उसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। क्यू बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा। इस तरह से हम हायर पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। तो लोगों ने सोचा क्या ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात कि जो छोटा स्पेयर है वो एचपी पर है और जो बड़ा स्पेयर है अपना वो एलपी पर है। हम मानते हैं आपकी बात को, हम आपकी बात से सेटिस्फाई भी हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, स्टार्टिंग में इसके ऊपर वोल्टेज जीरो थी, इसके ऊपर वोल्टेज कुछ भी थी, वी थी। जैसे ही चार्ज बड़े स्पेयर पर जाने लगेगा तो वी बढ़ने लगेगा, हाँ या ना। मान लेता हूं अंदर वाले के ऊपर 10 वोल्ट है, कितनी है, 10 वोल्ट है। बाहर वाले के ऊपर जीरो है। चार्ज बढ़ेगा तो बाहर वाले का पोटेंशियल जो है, बड़े स्पेयर का जो पोटेंशियल है, एल्यूमिनियम स्पेयर का जो पोटेंशियल वो बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, से बढ़ता जाएगा, कभी तो 10 होगा। और जैसे ही बाहर वाले का पोटेंशियल भी 10 हो गया, क्या दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे? फिर तो चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा, हाँ या ना। अरे भाई, वाटर लेवल 2 अलग अलग लेवल थे। एक टंकी में ज्यादा लेवल पे पानी था, एक में कम था, तो ज्यादा से कम की ओर पानी फ्लो होने लगा। तो इधर वाली टंकी जिसमें ज्यादा पानी था वो खाली होने लगेगी और जो खाली थी वो भरने लगेगी। कभी तो ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगी, और जैसे ही बराबर हो जाएंगी फिर तो पानी का फ्लो रुक जाएगा ना भाई। अगर पानी का फ्लो रुक जाएगा तो मेरा तो पोटेंशियल ही वहीं रुक गया। इसका मतलब इस जनरेटर से मैं, अगर मैंने इंटरनल स्पेयर को 10 वोल्ट दिया है तो बाहर के को भी 10 वोल्ट ही दे सकता हूं। अगर इंटरनल स्पेयर को 50 वोल्ट दिया है तो बाहर के को 50 दे सकता हूं। ऐसा लोगों ने सोचा। भाई जाहिर सी बात है, जब भी कोई व्यक्ति कोई नई बात करता है लोग उसमें कमियां निकालते हैं। तो लोगों ने कहा कि यार ऐसा होगा तो फिर तो ये तो बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर होते हैं आपका चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। चार्ज का फ्लो रुक जाएगा तो फिर तो मतलब ही क्या निकला। अगर 50 वोल्ट हम छोटे स्पेयर को दे सकते हैं तो बड़े को भी दे ही सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अगर आपने 50 वोल्ट दे के 50 वोल्ट ही जनरेट किया तो कौन सी बहादुरी कर दी। तो वांडी के साथ ने कहा कि भैया घबराओ मत, आप डरने की जरूरत नहीं है, मेरा जनरेटर का प्रिंसिपल कुछ और है। देखो सिंपल सी बात है, मैं 2 स्पेयर ले रहा हूं, एक छोटा स्पेयर है एक बड़ा स्पेयर है। ध्यान देना, छोटे स्पेयर की रेडियस मैंने मान लेता हूं मैं R है, बड़े स्पेयर की रेडियस मान लेता हूं 2R है। ध्यान देना, छोटे की स्पेयर मैंने रेडियस कितनी मानी, R मानी, बड़े की मैंने कितनी मान ली, 2R मान ली। अब अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूं A पॉइंट पे, ध्यान देना, अगर मैं छोटे स्पेयर के सरफेस पर पोटेंशियल की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा। भाई हमारा जो A पॉइंट है छोटे स्पेयर के केस में वो सरफेस पर है और बड़े के स्पेयर केस में इनसाइड है। तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R, इनसाइड कितना होता है, KQ/2R। याद करो, ये डेरिवेशन में पहले कर चुके हैं और मैंने कहा था कि अपन इसको वान डी ग्राफ के प्रिंसिपल के तौर पर इसको समझेंगे। तो जो हमारा निकल कर आया बच्चों वो 3/2 KQ/R आया, समझ रहे हो। दूसरी बात, अगर मैं यहां देखूं B पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं कि बड़े वाले स्पेयर पे कितना पोटेंशियल होगा, वो हो जाएगा B पॉइंट। छोटे वाले स्पेयर के केस में आउटसाइड है, बड़े वाले स्पेयर के केस में सरफेस पर है। वैल्यू पुट कर दी, सरफेस के लिए KQ/2R, आउटसाइड के लिए KQ/2R। तो जब आप इसको सोल्व करो KQ/R। अब ध्यान दो, यहाँ पर यहाँ आ रहा है R और यहाँ आ रहा है 2R।
यानी कि सिंपल सी बात है, ये है बड़े वाले स्फीयर की रेडियस यानी कि R2, ये है छोटे वाले स्फीयर की रेडियस यानी कि R1। अब ध्यान दो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि R1 R2 के बराबर हो जाए। जब तक R1 R2 के बराबर नहीं होगी तब तक पोटेंशियल भी बराबर नहीं हो सकते हैं क्या बताओ? जब तक दोनों रेडियस बराबर नहीं होगी तब तक पोटेंशियल भी बराबर नहीं हो सकते। हमेशा VA बड़ा रहेगा VB से, मतलब ये वाला हमेशा हायर पोटेंशियल पर रहने वाला है और ये वाला हमेशा लोअर पोटेंशियल पर रहने वाला है, और ये हमेशा HP रहेगा, या में तो हमेशा चार्ज का फ्लो होता रहेगा। इसी वजह से हम इससे हायर पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। यही वान डी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल था बच्चों, कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों की रेडियस में डिफरेंस है। अगर मैं इसको R1 मान के R2 मान के सॉल्व करता तो R1 R2 में डिफरेंस होने के कारण कभी भी ये बराबर नहीं हो सकता बच्चों। क्लियर हुई बात? जैसे मैं यहाँ पे अगर R1 R2 की टर्म में करता हूं तो ये R1 हो जाएगा, ये अपना R2 हो जाएगा, ठीक है, ये अपना R2 हो जाएगा, ये भी अपना R2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप VA माइनस VB निकालो तो देखो एक एक कट जाएगा, एक बचेगा। अगर मैं VA माइनस VB निकालना चाहूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहूँ VA माइनस VB, तो आप इसके आगे यहाँ पर माइनस लगा दोगे तो ये वाली टर्म माइनस में हो जाएगी, ये वाली टर्म माइनस में हो जाएगी, तो एक टर्म काट दो, ये वाली टर्म काट देता हूँ, सेम हो जाएगी। तो अपना आंसर बनेगा, देखो KQ कॉमन आ जाएगा, तो अपना ये जो बनेगा ये बनेगा अपना KQ अपना कॉमन आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब इस डिफरेंस को 0 होने के लिए क्या जरूरी है? R1 R2 का बराबर होना, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर R1 R2 बराबर हो गए बच्चों तो फिर दो छोटे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर कैसे हुए? उसने तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लिए थे। इसी वजह से पोटेंशियल कभी भी सेम नहीं होगा बच्चों, इसीलिए हम इससे हायर पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। ये वान डी ग्राफ का प्रिंसिपल था। क्लियर हुई मेरी बात? जो प्रॉब्लम आई वो वान डी ग्राफ में इस तरह से उसका रीजन दिया। अब देखो इसका वर्किंग में अगर बताऊं आपको तो देखो कुछ इस तरह से दिखता है। वर्किंग अगर मैं आपकी बताऊं यहाँ से, तो मैंने यहाँ से बैटरी के थ्रू पॉजिटिव चार्ज दिया, ये पॉजिटिव चार्ज ब्रश पे इकट्ठा होगा, क्योंकि आगे से नुकीले सिरे हैं तो इकट्ठा ज्यादा होगा। ये चार्ज कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ऊपर जाते हैं, यहाँ पे कलेक्टर ब्रश जो होता है वो इन्हें कलेक्ट करता है और सारे चार्ज को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है? सरफेस पर। चूंकि कंडक्टिंग स्फीयर है, सारा चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज बढ़ता है तो पोटेंशियल भी बढ़ता है, और पोटेंशियल बढ़ता है तो हमारा वर्क ही यही था कि हमारा वान डी ग्राफ का प्रिंसिपल ही यही था, पोटेंशियल बढ़ाओगे, हमें पोटेंशियल जनरेट करना है हायर, तो जितना ज्यादा चार्ज सरफेस पर इकट्ठा होता जाएगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जनरल प्रिंसिपल है इसका, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सा प्रिंसिपल है वान डी ग्राफ जनरेटर का, कि हम यहाँ से इसके थ्रू हायर पोटेंशियल हम इसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं, DC वोल्ट हम इसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है बच्चों। लास्ट के क्वेश्चन अपन इसमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी अपन करने वाले हैं बच्चों। या इस टॉपिक में मोस्टली चीजें आपको 10th में पढ़ी हुई हैं, सारी 10th की चीजें अपनी रिपीट होने वाली है, कुछ नई चीजें भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली सीरीज पूरी होती है। अब अपन मूविंग चार्ज की बात करेंगे बच्चों। रेस्ट चार्ज वाला किस्सा यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको सीरीज अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो बच्चों इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और देखते रहें फिजिक्स गुरुजी। ठीक है बच्चों, थैंक यू। मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।